अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं अदनान स्केरी स्टोरीज 2.0। मैं इस चैनल पर आप लोगों की भेजी गई रियल हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का एहसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। और स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस यूट्यूब के समंदर में आपसे कहीं खो ना जाऊं। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमद है और मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं फिलहाल अपने गांव का नाम किसी वजह से शेयर नहीं कर सकता। ये कहानी 2024 के 12वें महीने यानी दिसंबर की है। मुझे किसी काम से मुजफ्फराबाद जाना था। निकलते निकलते शाम हो गई और मैं शाम के तकरीबन 3 बजे घर से निकला। मैंने अपनी बाइक ली और सफर शुरू किया। सर्दियों का मौसम था, मैंने जैकेट वगैरह पहन रखी थी और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गया। सर्दियों में रात बहुत गहरी और खामोश हो जाती है। अम्मी ने मुझे मना भी किया कि किसी को साथ ले जाओ या सुबह के वक्त निकलना, क्योंकि सर्दियों में वहां अक्सर कुछ अजीब वाकयात होते रहते हैं। लेकिन मुझे हर हाल में सुबह तक अपना काम मुकम्मल करना था, इसलिए मैं निकल पड़ा। मुझे अकेले सफर करने की आदत है, मैं किसी के साथ नहीं जा सकता और मुझे उन चीजों से कभी डर भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ पहले कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। खैर, बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने जब सफर शुरू किया तो शाम के 3 बज चुके थे। वहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। सफर कम से कम 3 से 4 घंटे का था। मैं रास्ते में रुकाता नजारे देखता आगे बढ़ रहा था। तकरीबन 2 घंटे हुए थे कि रात गहरी होना शुरू हो गई। वो अंधेरी सड़क थी और वहां बस मैं था और मेरी बाइक की लाइट। बहुत कम कोई गाड़ी वहां से गुजरती थी। सर्दी में मेरा बुरा हाल हो गया था। कश्मीर की सर्दी तो सबको मालूम है कि कितनी शदीद होती है। मैं एक जगह चाय पीने और कुछ खाने के लिए रुका। वहां एक चचा बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया तो इन्होंने मुझे कहा कि अकेला क्यों जा रहे हो, किसी को साथ ले आते, आगे पूरा जंगल है। मुजफ्फराबाद तक अक्सर कोई न कोई वाकया पेश आता है। मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया और कहा, चचा डर नहीं लगता। खैर, मैंने चाय पी और दोबारा निकल पड़ा आगे के सफर के लिए। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, क्योंकि मैं रास्ते में रुकाता आ रहा था। सर्दी की वजह से मेरे हाथ बिल्कुल जम गए थे, इसलिए मैंने बाइक की रफ्तार भी बहुत कम रखी हुई थी। खैर, मैं चलता रहा। थोड़ा सा आगे गया तो जंगल शुरू हो गया। सड़क तो ठीक थी, मगर वहां ना कोई इंसान था ना कोई गाड़ी, बस मैं और मेरी बाइक। चलते चलते अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक जंगल के अंदर से किसी के जोर से चीख की आवाज आई। मैं थोड़ा सा डर गया, बाइक रोकी और गौर से सुनने लगा। मैंने सोचा कोई मुझे बुला रहा है। काफी देर इंतजार किया मगर कोई आवाज दोबारा ना आई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। जैसे ही मैं दोबारा बाइक पर बैठा, एक गाड़ी मेरे पीछे आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, बेटा कैसे हो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ, किसी की आवाज आई थी तो मैं रुक गया था। इन्होंने फौरन कहा, बेटा कुछ भी हो जाए इस जंगल में बाइक मत रोकना, चाहे कोई आवाज लगाए या कोई रास्ते में नजर आए, रुकना नहीं, किसी को अपने साथ मत बिठाना। मैं ये सुनकर और ज्यादा डर गया। दिल में सोचा, ये मैं कहां फंस गया हूं। खैर, मैंने एक लंबी सांस ली और आगे का सफर शुरू किया। अभी थोड़ा सा आगे गया था कि एक बहुत बड़ा पत्थर मेरी बाइक के आगे आकर गिरा। यूं लगा जैसे किसी ने जानबूझकर फेंका हो। मैंने बाइक नहीं रोकी और साइड से निकल गया। थोड़ा आगे गया तो देखा कि एक औरत अपने साथ एक बच्चा लिए सड़क के किनारे खड़ी है और वो रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने बाइक की
हेड लाइट्स उस पर डाली तो साफ देखा और दिल में सोचा ये औरत और इसके साथ बच्चा इस वक्त जंगल में क्या कर रहे हैं। ना वहां कोई घर था ना कोई गुजरने वाला। मुझे उन अंकल की बात याद थी, इसलिए मैंने बाइक नहीं रोकी और आगे निकल गया। यार डरते डरते आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने एक होटल में कमरा लिया और सोचा कि अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मैंने इरादा किया कि सुबह अपना काम निपटा कर वापस निकल जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए आंख लगते ही सो गया। अगले दिन तकरीबन 1 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मैंने मुंह धोया, ना नाश्ता किया, सीधा अपने काम के लिए निकल गया। काम खत्म करते करते तकरीबन 4 बज गए। मेरे जहन में कल रात वाला वाकया बार बार आ रहा था, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया, खाना खाया और वापसी का सफर कर दिया। असल कहानी अब यहीं से शुरू होती है। मैं वापस घर के लिए रवाना हुआ। चलते चलते तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर गए। मैं काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। जब मैं आजाद कश्मीर के इलाके बाग पहुंचा तो मेरी बाइक अचानक खराब हो गई। सर्दियों के मौसम में वहां की तमाम दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, इसलिए बाइक का काम नहीं हो सका। ऐसा लगा जैसे इंजन बिल्कुल सीज हो गया हो। मैं तकरीबन 1 घंटा वहां इंतजार करता रहा। आखिरकार एक गाड़ी वाला मिला। उसने पूछा, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सर्दियों का मौसम है और तुम्हें पता है यहाँ के हालात कैसे हैं। इस वक्त तो कोई भी नहीं निकलता। मैंने उसे बताया कि बाइक खराब हो गई है और मैंने अपने गांव का नाम बताया। उसने कहा बाइक यहीं साइड पर लगा दो, कल सुबह आकर ले जाना। आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा, वहां से तुम्हें कोई और सवारी मिल जाएगी। मैंने बाइक साइड पर लगाई, अपना बैग लिया, अल्लाह का नाम लिया और उसके साथ सफर शुरू कर दिया। अब बारिश भी शुरू हो गई थी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर अचानक मौसम बदल जाता है। बारिश भी जोर की थी और ऊपर से अंधेरी रात। उसने मुझे आधे रास्ते में उतारा, जहां से मेरे गांव का फासला बस 1 घंटे का रह गया था। मगर बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से वो स्याह सुनसान रात। दान भाई शायद सुनने में याम लगे, मगर जो हालत मेरी थी उस वक्त वो मैं बयान नहीं कर सकता। खैर वहां उस आदमी ने मुझे एक होटल पर छोड़ दिया। वो होटल रात भर खुला रहता था। कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती तो लोग वहां रुककर खाना वगैरह खाते। मैंने वहां चाय पी और इंतजार करने लगा। कुछ देर गुजरी तो एक गाड़ी वाला वहां रुका। मैंने पूछा, भाई आप किस तरफ जा रहे हैं? तो वो बोला, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। कि तब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और सर्दी से बुरा हाल था। उसने कहा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आधे रास्ते से मुझे वापस मुड़ना है, आगे तुम्हें पैदल जाना होगा। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं उसके साथ बैठ गया और सफर शुरू हो गया। अब बारिश तो रुक गई थी, मगर धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क तो ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उसने मुझे आधे रास्ते में उतारा और जाते जाते कहा, बेटा अगर कोई आवाज लगाए तो रुकना नहीं, जो भी हो चलते रहना। जहां उसने मुझे उतारा वहां से मेरे घर का पैदल सफर तकरीबन 30 मिनट का था। मैं पहले ही कल रात के वाक़े की वजह से डरा हुआ था और अब ये बात सुनकर मेरा दिल और घबरा गया। क्या मैंने अल्लाह का नाम लिया और पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में चारों तरफ जंगल ही जंगल था, ना कोई घर ना कोई इंसान। मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे पास लाइटर था। मैंने उसी की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। अभी तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मुझे कदमों की आवाज़ आने लगी। पक्की सड़क पर जब कोई चलता है तो पाँव की आवाज़ साफ सुनाई देती है और वो कदम बहुत जोर से पड़ रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आप खुद सोचें, कश्मीर की वो सर्द रात,
ना कोई गाड़ी, ना कोई बंदा, और दूर दूर तक सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जो अंदर तक उतर जाए। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और चलता रहा। चलते चलते थक गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ तेज होती गई। अदनान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, वो किसी लड़की की आवाज़ थी और इतनी खौफनाक और बुलंद के मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। डर के मारे मैं साकित हो गया। वो लड़की चीख कर कह रही थी, मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले जाओ। मैं एकदम से उठा और भागना शुरू कर दिया। वो आवाज़ मुसलसल मेरे पीछे आती रही। जब मैं अपने घर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर था तो अचानक मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा। मैं वहीं रुक गया। मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए। यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है तू? और अपने हाथ में लाइट की रोशनी उस तरफ की। अदनान भाई, वो मंजर मैंने देखा, मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखें ऊपर की तरफ उल्टी हुई थी और उसकी उंगलियां मेरे हाथों से कहीं ज्यादा लंबी थी। मैं फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, इसलिए मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे उसे मेरी तिलावत से अजियत हो रही हो। वो गुस्से में बोली, मैं तुझे मार डालूंगी, चुप हो जा। लेकिन मैं रुका नहीं। फिर अचानक वो साया वहां से गायब हो गया। मैं बुरी तरह कांप रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब मैं घर के गेट पर पहुंचा। मैंने जोर से गेट बजाया। अम्मी जाग गई, दरवाज़ा खोला और बोली, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और मोबाइल बंद क्यों है? मैंने कहा, अम्मी, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और बाइक रास्ते में ख़राब हो गई है। फिर मैंने सारा वाक़या उन्हें सुनाया। अम्मी ने घबरा कर कहा, शुक्र है अल्लाह का तुम बच गए। जितानी मखलूक को बहुत से लोग यहाँ देख चुके हैं। मैंने खाना खाया, अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन अदनान भाई, उसाया मेरे पीछे घर तक आ गया था। मेरी तबीयत डर की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। बुखार आने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही। जब मैं ज़रा सी नींद में गया तो अचानक मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से आवाज़ आने लगी, खोलो खोलो। वही आवाज़ थी जो मुझे रास्ते में सुनाई दी थी। मैं एकदम डर गया और लाइट ऑन की, हेडफोन कानों में डाले और खुद को मसरूफ़ करने लगा ताकि कोई आवाज़ न सुना। लेकिन जब मैं नींद में गया तो ख्वाब में वही चीज़ मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली, आज तू बच गया। मेरी आंख झट से खुल गई। मैं पसीने में शरबूर बैठ गया। सुबह हुई तो मेरी तबीयत और बिगड़ गई। अम्मी ने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चेकअप करवाया, दवाई ली, लेकिन बुखार मेरी जान नहीं छोड़ रहा था। 3 दिन गुजर गए। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ना कुछ बोलता ना कुछ खाता, बस वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। फिर मुझे गांव में एक आलिम के पास ले जाया गया। उन्होंने दम किया, मेरी गर्दन में तावीज़ डाला और कहा, मगरिब के बाद घर से बाहर मत निकलना। वो चीज़ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाओ। 7 दिन तक रोज दम करवाने आना। मैंने ऐसा ही किया। 7 दिन के बाद आखिरकार मुझे सुकून मिला और चीज़ से जान छूट गई। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए एक सबक है। मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन अब अपने तजुर्बे के बाद कहता हूँ, ऐसी चीज़ों को कभी मामूली ना समझें। एक वीडियो भेज रहा हूँ जो उस चीज़, उस मखलूक की चीख जब मैं घर पहुँच गया था तो मुझे पीछे सुनाई दे रही थी। वो वीडियो लाजमी शामिल कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। और दोस्तों, एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। इन्होंने अपनी स्टोरी के साथ मुझसे शेयर किया। वीडियो देखें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे।
میں نے آپ کو کئی بار ای میل کرنے کی کوشش کی لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے ای میل نہیں کر سکے۔ میرا نام معروش فاطمہ بیگ ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک خوفناک سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو میرے اور میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے میٹرک امتحان ہو رہے تھے۔ ہمارا امتحانی مرکز ایک گرلز کالج میں بنایا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کالج کے پیچھے ایک پرانا قبرستان تھا جہاں صرف 25 قبریں تھیں۔ ہمارا امتحانی ہال 4تھی منزل پر تھا کیونکہ باقی منزلوں پر کلاسز چلتی تھیں، اس لیے 4تھی منزل کو امتحان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اتفاق سے ہمارا کمرہ وہی تھا جس کی کھڑکی پچھلے جانب قبرستان کی طرف کھلتی تھی۔ رول نمبر کے حساب سے میں اور میری دوست منزہ آگے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ کالج کی 4تھی منزل کافی اونچائی پر تھی، اس لیے کھڑکیوں سے دور دور تک نیچے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ابھی پیپر شروع ہونے میں کافی وقت باقی تھا تو میں اور منزہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کالج کا پہلا میدان ہمیں کچھ پراسرار سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہاں کوئی جاتا ہی نہ ہو، اور واقعی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ وہاں کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ یوں ہی منزہ سے باتیں کرتے کرتے میری نظر قبرستان کی طرف چلی گئی۔ وہاں میں نے دیکھا ایک عورت ایک پرانی اور خستہ حال قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور مسلسل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ عورت اس قبر کو کھودنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہ منظر بہت عجیب لگا مگر میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا کیونکہ امتحانی شیٹس تقسیم کی جا رہی تھی۔ لیکن میرا ذہن اس عورت کے خیال میں الجھ گیا اور میرا پورا دھیان امتحان سے ہٹ چکا تھا۔ میں بار بار ادھر دیکھتی رہی اور وہ عورت بغیر رکے اپنا کام کرتی جا رہی تھی۔ جب ہم نے امتحانی شیٹس واپس کی اور چیزیں سمیٹ رہے تھے تب بھی میری نظریں بار بار اسی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سا تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ عورت وہاں کیا کھود رہی ہے۔ منزہ کافی دیر سے مجھے نوٹ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ منزہ بولی، یہ عورت تو مجھے سائیکو لگتی ہے یار۔ میں نے کہا نہیں، شاید کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو بولی کیوں نہ ہم جا کر ایک بار دیکھ لیں۔ میں نے فوراً کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے، چھوڑو۔ میں اندر سے کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ منزہ جس بات کا ارادہ کر لیتی تھی وہ کر کے ہی دم لیتی تھی، اور جس بات کا مجھے ڈر تھا بالآخر وہی ہوا۔ ہمارا آخری پیپر تھا مضمون کمپیوٹر سائنس کا، اس لیے ہمیں دوبارہ آنا پڑا۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش کا امکان بھی تھا۔ ہمارا گھر کالج سے صرف 4 گلیاں دور تھا، اس لیے ہم ہمیشہ پیدل ہی آتے جاتے تھے۔ اس دن جب ہم گھر جانے لگیں تو میں نے دیکھا کہ منزہ بہت آہستہ چل رہی ہے۔ میں نے رک کر پوچھا، منزہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بولی چلو چلیں۔ میں حیران ہو کر بولی کہاں؟ موسم دیکھ کتنا خراب ہے، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے، سیدھی طرح گھر چلتے ہیں۔ میں غصے میں بولی کیونکہ میں اس کے ارادے سمجھ چکی تھی۔ منزہ نے کہا پلیز معروش، ایک بار اس قبرستان میں دیکھ آتے ہیں کہ وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے، پھر پکا گھر چلے جائیں گے۔ اگر تم نہیں گئی میرے ساتھ تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر منزہ قبرستان کی سمت بڑھنے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں منزہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے مجبوراً میں بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً کہا منزہ واپس چلو، لیکن اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ تھوڑا سا رک جاؤ۔ وہ آگے تھی، میں پیچھے، ہم دونوں احتیاط سے اپنی چادریں لپیٹے قبروں کے درمیان قدم رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ منزہ نے آواز دی، آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت جو مٹی کھود رہی تھی اس کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ منزہ دوبارہ سوال کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر منزہ نے آگے بڑھ کر اس عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک پیچھے سے کالج کی سیکیورٹی گارڈ کی آواز آئی،
ओ बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? फौरन यहाँ से निकलो। मैं पीछे मुड़कर उन अंकल को देखने लगी और जब दोबारा मुनज़्ज़ा की तरफ नजर डाली तो वो औरत जो अभी कुछ देर पहले कब्र खोद रही थी वहां कहीं भी मौजूद नहीं थी। हैरत की इंतहा तब हुई जब मैंने जमीन की तरफ देखा। मिट्टी ऐसे ही हमवार थी जैसे किसी ने इसे छुआ तक ना हो। मुनज़्ज़ा का चेहरा नीला पड़ चुका था और इसकी पेंसिलें जमीन पर बिखरी हुई थी। मैंने जल्दी से वो पेंसिलें उठाई और मुनज़्ज़ा को साथ लेकर वहां से निकल आई। घर पहुंचने के बाद मुनज़्ज़ा बिल्कुल खामोश हो गई। न खाना, न पीना, न बातचीत, जैसे उसके अंदर की आवाज ही खत्म हो गई हो। और मुझे वो औरत अक्सर मोहल्ले के कोने में बैठी दिखाई देने लगी। वह बीमार रहने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया। मैं पूरे 1.5 साल तक उस हालत में रही। वो औरत मुझे इशारे से अपने पास बुलाती थी। पता ही नहीं चलता था कि कब मेरा दिमाग अंधेरों में डूबने लगता और मैं बेहोश हो जाती। मेरे और मुनज़्ज़ा के घर वालों ने एक पीर साहब को बुलाया क्योंकि कॉलेज की सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ये बात बता दी थी कि हम दोनों कब्रिस्तान में गए थे। जब पीर साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर उन्होंने मुनज़्ज़ा से पूछा मगर वो कुछ बोल ना सकी। आहिस्ता आहिस्ता उसने बताया वो मखलूक इंसान नहीं थी। मुनज़्ज़ा ने कहा कि जैसे ही उसने उस औरत के कांधे पर हाथ रखा वो औरत फौरन मुनज़्ज़ा की तरफ मुड़ी और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मुनज़्ज़ा के बोलने की ताकत ही खत्म हो गई। वो औरत फौरन गायब हो गई और उसके पुकारने की सजा मुझे मिली क्योंकि वो औरत मुझे बार बार दिखाई देती रही। पीर साहब ने हम दोनों को तावीज़ दिए और कहा कि हम रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत किया करें। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक लौटने लगे। जब मैं बिल्कुल ठीक हुई तो मैंने ये वाक़या पूरा अपनी डायरी में लिख लिया। कुछ अरसे बाद मुझे यूट्यूब पर आपका चैनल मिला तो मैंने सोचा कि ये सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो बराए करम इसे अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करिएगा। अगर मेरी कहानी आपके चैनल पर नशर हो गई तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी का एक और खौफनाक वाक़या ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों ये स्टोरीज़ ना सिर्फ स्टोरीज़ होती हैं, ये लेसन होता है। कभी भी ऐसे मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये आपको कब्रिस्तान में बिला वजह ऐसे जाना नहीं चाहिए और ज़्यादा भी इन चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा भी इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट लें, इनमें ज़्यादा जाएं तो फिर जब अपना आप जाहिर करती हैं तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश क्या करें कि ये स्टोरीज़, ये चीज़ें एक हद तक इनका इंटरेस्ट रखें। बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तान भाई? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, फैमिली ठीक होगी। एक छोटा सा वाक़या था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मेरा नाम वकार है और मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव ढलियाला से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो कहानी इस तरह है कि ये वाक़या बड़ी ईद का है। बड़ी ईद के दूसरे दिन मेरे ससुराल वालों ने कुर्बानी दी थी। बाकी सब भी गए और मैं भी उधर गया था। उनकी कुर्बानी दोपहर को थी तो गोश्त बनते बनते और वो बांटते बांटते तकरीबन शाम हो गई। मैं भी वहीं पर मौजूद था। मेरा गांव मेरे ससुराल से कच्चे रास्ते से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो मेरे ससुराल की फैमिली है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। मेरा जो अपना गांव है वो पंजाब की बॉर्डर लाइन के साथ लगता है। फिर होता कुछ यूं है कि जब मैं मोटरसाइकिल पर वापस अपने घर के लिए आ रहा था तो थोड़ी दूर जाकर मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया, टायर में कांटा लगने की वजह से। अब मेरे पास वो कुर्बानी वाला गोश्त भी था और मोटरसाइकिल भी थी। वो गोश्त मैंने आगे स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ था। रास्ते में एक जंगल भी आता है, वो इतना बड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा है, जिससे गुजर कर मैं अपने गांव में आना था क्योंकि वो बिल्कुल मेरे गांव के साथ है। क्योंकि वो बड़ा गोश्त बाइक के साथ था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। जब मैं चलता था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे पाँव के साथ एक और पाँव भी लगता है।
डबल आवाज़ आती थी, मगर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है तो शायद मेरा वहम है और इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे 2 दरख्तों से आवाज़ आई। कुर्बानी का गोश्त अकेले अकेले खा रहे, हमें नहीं देना। ये बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जानने वाला मुझे आवाज़ दे रहा। मैं एक बार वहाँ पर रुका, इधर उधर देखा, मगर कुछ भी नहीं था। इतने में मुझे दोबारा फिर से आवाज़ आती। मैं पैदल ही चल रहा था कि फिर से आवाज़ आई। कुर्बानी का गोश्त अकेले ही खाना, हमें भी देकर जाओ। हम कल से भूखे बैठे हुए हैं, हमें तो किसी ने कुर्बानी का गोश्त भी नहीं दिया। मुझे फिक्र खाने लगी कि यहाँ पर तो आदमी भी कोई नहीं और दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा, तो फिर इस जंगल से आवाज़ किस तरह की आ रही है। अभी ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे उस टाइम डर भी बहुत लग रहा था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगा। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचूं। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं दौड़ भी लेता, मगर मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल भी थी, तो मैंने मोटरसाइकिल को पकड़ा और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अदनान भाई, आप यकीन करेंगे कि मुझे दूर से ही कुछ दिखाई दे रहा था कि जैसे 2-3 आदमी खड़े हैं। मुझे हौसला हुआ, खैर कुछ भी नहीं है, ये आदमी ही होंगे। तो मैं मोटरसाइकिल लेकर आगे चलता रहा, मगर वो आदमी और आगे चले जाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा, क्योंकि गांव के लोग तो इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते और ख़ासकर रात के टाइम तो ऐसी वीरान जगह पर कोई भी नहीं जाता। मुझे अंदर ही अंदर वो खौफ खाया जा रहा था। तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि 2-3 लड़के जो मेरे आगे जा रहे थे वो मेरी तरफ आना शुरू हो गए। आपको क्या बताऊं कि जब वो मेरे पास पहुंचे तो उनका चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था। ये कोई इंसान है या क्या चीज़ है। उनकी आंखें लाल थी और उनका जिस्म ऐसे था जैसे हड्डियां हों। उनके जिस्म पर कोई मांस नहीं था। उन्होंने हड्डियों के ऊपर कपड़े पहने हुए थे। नान ये देखने की देर थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाएगा। वो मुझे आकर बोलते हैं कि तुम ये गोश्त कहाँ ले जा रहे हो, ये गोश्त हमें दे दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन्हें क्या बोलूं और क्या नहीं। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। मुझ में बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा डर गया था। 3 मेरे आगे थे और 1 मेरे पीछे से भी आया। भाई वो तो इस तरह का था कि आदमी से देखे तो इसकी जान निकल जाए। तकरीबन 2 फीट उसका कद होगा और इसकी टांगे नहीं थी और वो अपनी हाथों के बल मेरी तरफ आ रहा था। तो उन्हीं 3 लड़कों से बातें कर रहा था। पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने वो मोटरसाइकिल वहां पर ही छोड़ी और वो गोश्त भी दे दिया। जब उन्होंने मोटरसाइकिल से गोश्त उतारा मैं तो उसी टाइम भागने लग गया था। पता नहीं ना क्या हुआ कि वो मुझे गोश्त को छोड़कर मेरे पीछे भागना शुरू हो गए। मैंने उस टाइम भी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं बस आगे भागता जा रहा था और फिर वो बिल्कुल मेरे पास आकर खड़े हो गए और उनमें से एक बोलता है, हमें गोश्त की जगह तुम्हारी कुर्बानी चाहिए, हम तुम्हें खाना चाहते हैं। अदनान भाई, ये सुनने की देर थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इधर ही मर जाऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे चारों तरफ घूमने लग गए, इतना तेज कि मेरा सर चकराने लग गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं भागता हुआ उनके बीच में से निकल गया, मगर फिर भी वो मेरे पीछे थे। मैं अपने गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था और मुझे पीछे से आवाज आती है कि तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा मरना तय है। अदनान भाई, उस टाइम मुझे सच में ऐसा लगने लगा कि ये आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर मैं मुसलसल भाग रहा था और वो भी मेरे पीछे थे। मैं भागता ही जा रहा था कि मैंने देखा कि मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो कब मेरे आगे आए
अदनान भाई, मैं आपके लिसनर्स को यही कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल में सूरह जिन, सूरह यासीन और 4 कुल ज़रूर रखा करें, क्योंकि अगर मैं उस दिन बचाऊँ तो सिर्फ यासीन की वजह से। मैं वहाँ से ज़िंदा बचकर आ भी गया था और आपको ये कहानी भी सुना रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने मोबाइल में सूरह यासीन रखी हुई थी, वही मेरी रिंगटोन भी है। उसी टाइम मुझे अपने भाई की कॉल आई थी। जब मेरी वो रिंगटोन बजना शुरू हुई तो हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मर गया हो और बहुत सारे लोग रो रहे हैं। इतना ज़्यादा चीखने व चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो चीखों पुकार इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान सुन ले तो वो बहरा हो जाए। वो बस यही बोल रहे थे कि इसको बंद करो। जब तक वो रिंगटोन बजती रही तो सब कुछ ठीक था। जब वो थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो गए तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही थी। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने अपने मोबाइल पर सूरह यासीन लगा दी। बस सूरह यासीन लगने की देर थी कि हर चीज़ गायब हो गई और मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। और सुबह मेरा भाई गया और वो मोटरसाइकिल लेकर आया। मुझे तकरीबन 5 दिन बुखार रहा। इस वाक़े की वजह से तो मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, अपने मोबाइल में कुरानी आयात ज़रूर रखा करें, क्योंकि जब कुछ भी काम नहीं आता तो अल्लाह का कलाम आपके काम आता है। मेरा वाक़या था जो मैंने आपसे शेयर किया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं सरदार इरफान बाग आज़ाद कश्मीर से हूँ। मैं आपकी कहानियाँ बहुत दिलचस्प से सुनता हूँ। चाहे किसी घर मेहमान भी गया हूँ, वहाँ भी रात को आपकी स्टोरीज मशहूर हो जाती हैं। आज मैंने सोचा आपको एक कहानी भेज दूँ। ये मेरी आपके चैनल पर पहली कहानी। उम्मीद है आप ज़रूर शेयर करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, खुद से दुरुस्त कर लेना। मैं कश्मीर बाग से हूँ। किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। इत्तेफाक से मेरा कज़न भी मेरे साथ था। इस्लामाबाद से काम निपटा कर मैं कश्मीर वापस रवाना हुआ। वैसे तो हमारा रास्ता कोटली सतिया से आसान पड़ता था, मगर उस दिन बारिश हुई थी और सर्दी का आगाज हो चुका था। मरी में पहले बर्फबारी हुई थी, तो मैंने सोचा मरी के रास्ते से ही वापस चलता हूँ, थोड़ा एंजॉय भी कर लूंगा। साथ कज़न भी है, कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी बना लेंगे। खैर प्लान रात का बनाया और रात 8 बजे अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा। मैं बाइक पर आता जाता हूँ, इसलिए सोचा रास्ते में कहीं रुक जाऊंगा ताकि रात का सफर और मजा दे। जब मोटरवे क्रॉस की तो आगे एक शॉर्टकट रास्ता है बाईपास का और एक मरी से नथिया गली की तरफ। मैंने फैसला किया कि बड़े रास्ते से जाएंगे। खाना खाने के लिए रुके और दोबारा सफर शुरू किया। सख्त सर्दी थी और हर तरफ स्मोक छाई हुई थी, मगर उस सर्दी का भी अपना ही मजा था। मुझे वैसे भी ठंड और अकेलेपन का बहुत शौक है, ताकि दुनिया की भीड़ से अलग होकर कुछ सुकून हासिल कर सकूं। खैर जब मैं नथिया गली पहुंचा और वक्त देखा तो तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और साथ मेरा कज़न बैठा था। जब हम एक दीवार के पास से गुजरे तो उसने कहा कि कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई हमारे पीछे भाग रहा हो। चूंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था और बाइक होंडा थी, उसकी आवाज में कुछ और सुनाई दे रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो। मैं खुद भी पढ़ने लगा। कुछ देर बाद ऐसा हुआ जैसे किसी ने मेरी बाइक को एक तरफ से धक्का दिया। हम गिरते गिरते बचे। मैंने फौरन बाइक रोकी और जायजा लिया। हर तरफ खूब अंधेरा था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब दोबारा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक झटके खाकर बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की मगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। देखा तो पेट्रोल भी पूरा था और बज़ाहिर कोई मसला नहीं था। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं डरा नहीं, बस कज़न को अपने से आगे खड़ा कर दिया ताकि वो न डरे। मैं उससे बातें करने लगा ताकि उसका ध्यान बटे, मगर मुझे अच्छी तरह एहसास था कि मेरी बाइक के बिल्कुल पीछे कोई चल रहा है। हालांकि नजर कुछ नहीं आ रहा था। कुछ आगे जाकर पायल की आवाज आने लगी। उसी वक्त अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म भारी हो रहा है।
और मैं चल नहीं पा रहा। मैंने बाइक एक तरफ खड़ी की और कजन का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मैंने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और 7 सूरह यासीन भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़े कुरान हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मालूम था, मगर मैं जरा भी डरा नहीं। बस कजन की फिक्र थी। मैंने उसे भी पढ़ने को कहा और वो भी पढ़ने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ औरतें हैं जो लड़ती झगड़ती हमारी तरफ आ रही। मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। जब वो हमारे करीब पहुंचने लगी तो अचानक उनकी बातों की आवाज बंद हो गई और जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। इतने में एक ट्रक की लाइट हमारी तरफ पड़ी तो हवा और आवाजें दोनों बंद हो गई। मैं फौरन ट्रक के करीब गया और उसे रोका। ट्रक में 3 आदमी थे। मैंने सब वाकया बताया तो इन्होंने कहा, आप बाइक स्टार्ट करें, हम रुक गए, आप हमसे आगे चलें, हम आपके पीछे होंगे कोहाला तक। मैंने बाइक स्टार्ट की, एक ही किक में स्टार्ट हो गई। मैंने कजन को बिठाया और उनके आगे आगे चल पड़ा। कोहाला पहुंचकर वो लोग रुक गए। मैं उनसे मिला, शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल दिया। जब धीर कोट से निकले और आगे गाजियाबाद ठंडी किसी के इलाके से गुजरे तो फिर वही पायल की आवाज हमारे साथ साथ चलने लगी। जितनी मैं बाइक को रफ्तार देता उतनी ही पायल की आवाज तेज हो जाती और बाइक अचानक बहुत भारी महसूस होने लगी। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और हिफाजती हिसार बांधकर बाइक चलाना जारी रखा। वो पायल की आवाज तकरीबन 30 मिनट तक हमारा पीछा करती रही। जब हम एक पुल के करीब पहुंचे तो देखा कि पुल के किनारे एक बहुत बड़ी चीज चलती हुई जा रही है। वो इंसान तो थी नहीं, न जानवर, कुछ अजीब सा वजूद था। जूं जूं मैं उसके करीब जा रहा था वो और बड़ी नजर आने लगी। जैसे ही हम पुल के दरमियान पहुंचे बाइक ने अचानक झटके लेना शुरू कर दिए। पहले हेडलाइट बंद हुई, फिर बाइक भी बंद हो गई।